आप डीसी पावर सप्लाई में लगाने के बाद पावर बटन को प्रेस करते हो तो 10, 20, 30, 40 तक जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी पावर बटन को छोड़ते हो तो छोड़ने के बाद उसकी वोल्टेज क्या होती है, जीरो हो जाती है कि जब इसमें आप चार्जर लगाओगे तो चार्जर लगाने के बाद इसमें सारी सप्लाई इसकी एक्टिव हो जाती है। S1 से लेकर के S7 स्टेज की जो सप्लाई होती है वो एक्टिव हो जाती है। VPH लाइन तो जब ये इनपुट हो जाएगी अच्छी तरीक़ा से, तब इसमें कौन कौन सी लाइन है जो एक्टिव होती है। तो जो सबसे पहली लाइन होती है इसमें, जो कि हमारी VREG S4 के नाम से S4 वाली जो कॉइल होगी वो हमारी एक्टिव होगी। और एक्टिव होने के बाद 2.5 वोल्टेज आउट करेगी, जो LDO की वोल्टेज की एक्टिव कराने के लिए, जैसे में देख सकते हैं आप VREG L5 1.8 वोल्टेज, VREG L7 1.8 वोल्टेज और VREG L8 2.8 वोल्टेज। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे PM8953, जो कि हमारी पावर IC होती है। और ये PM8953 ये हमारे बहुत सारे फ़ोनों में लगे हुए होते हैं, जो कि इसका पावर IC का नंबर है PM8953। तो इस फ़ोन में जैसे ही हम इसकी पावर बटन को दबाते हैं, दबाने के बाद इसमें से कौन कौन सी लाइन इसकी एक्टिव होती है और किस किस IC को एक्टिव करने के लिए ये वोल्टेज बनाए जाते हैं इस पावर IC से, और किस किस IC को ये दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं, इसी के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो आपके पास अगर कोई भी डेड सेट आता है तो उस सेट में अगर मान लीजिए कि शॉर्टिंग रहता है तो उसको आप इजीली रिपेयर कर लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग हो, चाहे वो सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो, चाहे वो VBAT वाली लाइन को हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं, जो बैटरी कनेक्ट होती है डायरेक्ट और डायरेक्ट जाती है हमारी चार्जिंग IC में, तो वो हमारी प्राइमरी लाइन होती है। और जो चार्जिंग IC से जो आउट होती है, जो VPH पावर के नाम से आउट होती है, उसको हम लोग सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाए, चाहे वो VBAT की लाइन में शॉर्टिंग आ जाए, चाहे वो VPH की लाइन में शॉर्टिंग आ जाए, तो उसको तो हम लोग इजीली रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जिस फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं रहता है उसको आप DC पावर सप्लाई में लगाते हैं, और सप्लाई में लगाने के बाद जैसे इसकी आप पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद उसकी जो कंडीशन बनती है वो 10, 20, 30, 40 मिली एम्पेयर तक लेने के बाद वो वहीं पे रुक जाता है। और कई कई में आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे आप DC पावर सप्लाई में लगाने के बाद पावर बटन को प्रेस करते हो तो 10, 20, 30, 40 तक जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी पावर बटन को छोड़ते हो तो छोड़ने के बाद उसकी वोल्टेज क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप कभी इसकी पावर IC को निकाल देते हैं, कभी आप MMC को, CP को इसकी रिवॉल्व करते हैं, कभी आप MMC की इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना नहीं, आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तब आप इसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं बिना परेशान होए। ऐसे नहीं तो आप परेशान होंगे, कभी आप पावर IC को निकालेंगे, कभी आप CPU को निकालेंगे, कभी आप MMC को रिवॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक एक लाइन की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीक़ा से। तो सबसे पहले देखिए, हम जब इसमें VBAT की वोल्टेज देते हैं, जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी को हम जैसे ही इसमें कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी VBAT की वोल्टेज होती है। V का मतलब होता है वोल्टेज और BAT का मतलब होता है बैटरी। तो जो हमारी बैटरी की वोल्टेज होती है, जितनी भी हमारी बैटरी चार्ज होती है, 3.7 से लेकर 4.2 तक जो हमारी बैटरी चार्ज होती है, वो चार्ज वाली जो वोल्टेज होती है 3.7 से लेकर 4.2, ये इन होती है हमारी PMI 8940 में। यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर के IC देखने को मिलेगा, जैसे में PMI 8952, चाहे PMI 632 या फिर BQ 25601, ये सब ऐसी चार्जिंग IC है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ VPH लाइन जनरेट करने के लिए इस IC को लगाया गया है। तो इसमें जैसे ही ये इन होता है, इन होने के बाद यहाँ पर देखिए एक VPH लाइन जनरेट होता है, इस लाइन से निकलता है ये, और निकलने के बाद ये वोल्टेज हमारी 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होगी, जो कि हमारी जो जितना बैटरी चार्ज रहेगी उतना ही हमारी VPH लाइन पे वोल्टेज होगी। और ये जब VPH लाइन आउटपुट होता है, और आउटपुट होने के बाद देखिए हमारी जो पावर IC होती है, पावर IC में एक एक लाइन पे इनपुट दी जाती है। ये देखिए हमारी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो यहाँ पे इनपुट दी जा रही है, 7 जगह पे, ये देख सकते हैं अलग अलग जगह पे इसकी इनपुट दी जाती है। एक ही लाइन से दी गई है ये वोल्टेज।
और इनपुट इसकी इसलिए दी जाती है ताकि जो S1 से लेकर के S7 स्टेज की जो बक सप्लाई और बूस्ट सप्लाई होती है हमारी मॉडम कोर की जो लाइन होती है उसको एक्टिव करवाने के लिए ये लाइन दी जाती है। जैसे में मान लेते हैं कि अगर S4 वाली लाइन यहाँ से ये मिस हो जाती है, मिस होने के बाद अगर PM8953 को ये वोल्टेज नहीं दिया जाता तो क्या होगी, हमारी जो S4 की जो सप्लाई है वो आउट यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से इसकी लाइन ही यहाँ पे ब्रेक है, इसीलिए इसकी लाइन ऑन नहीं होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। तो जैसे ही इसकी VPH पावर पर वोल्टेज इसकी पावर IC के इनपुट पे मिल जाता है, मिलने के बाद ये जस्ट ही हमारी पावर के पास ये वोल्टेज आउटपुट करता है, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज होती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है VPH पावर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, अगर यहाँ पे बता रहा है, अगर इसकी पावर के पे वोल्टेज फिर जस्ट बनती है और बनने के बाद ये 1.8 वोल्टेज होता है। और 1.8 वोल्टेज अगर यहाँ ना दे तो आप इस रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर के इस साइड में आप चेक करेंगे तो इसकी 1.8 वोल्टेज अगर यहाँ बता रहा है और यहाँ नहीं बता रहा है तो आप यहाँ पे एक रजिस्टर निकाल के दूसरे मदरबोर्ड से लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे रजिस्टर पे वोल्टेज बता रहा है तब इसकी आगे लाइन वाली को चेक करेंगे आप। तो बैटरी को लगाने के बाद हमारी इतना ही वोल्टेज बनती है, ये हमारी चार्जिंग IC में जाती है और चार्जिंग IC से हमारी VPH जनरेट होती है और VPH जनरेट होने के बाद हमारी ये पावर के पे वोल्टेज बनती है। तो जब आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो डेड फ़ोन में आप उसकी बूट सीक्वेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो जैसे में आप इसमें बैटरी लगाते हो तो बैटरी लगाने के बाद जो इसकी वोल्टेज बनती है वो हमारी सिर्फ पावर के तक की ही वोल्टेज बनती है। इसके आगे जो S1 से लेकर के S7 स्टेज की जो सप्लाई होती है ये सब इसकी एक्टिव नहीं होती। ये सब हमारी पावर बटन प्रेस करने के बाद ये सप्लाई जो है रिलीज़ होती है। तो इसको आप बैटरी लगाने के बाद इसकी बूट सीक्वेंस को आप नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ये जो सारी सप्लाई बन रही है S4 S7 S2 S5 S6 की, ये लाइन क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी। और जब तक ये एक्टिव नहीं होगी तो भी आप इसकी बूट सीक्वेंस को नहीं चेक कर सकते हैं। और दूसरी होती है एक DC पावर सप्लाई, जो कि हमारी जैसे ही आप इसकी बैटरी कनेक्टर के पास लगाओगे तो लगाने के बाद इसमें भी क्या होगा, सेम होगा, हमारी ये पावर के तक वोल्टेज बनेगी, क्योंकि DC पावर सप्लाई और हमारी बैटरी दोनों क्या है, सेम काम करती है। DC पावर सप्लाई हमारी एक बैटरी की तरह ही काम करती है। तो इसमें भी ये वोल्टेज है यहीं तक मतलब ये जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद जब आप इसको प्रेस करोगे तब ये वोल्टेज रिलीज होगा। तो अब आप इस बूट सीक्वेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एक फार्मूला इसमें और है कि जब इसमें आप चार्जर लगाओगे तो चार्जर लगाने के बाद इसमें सारी सप्लाई इसकी एक्टिव हो जाती है। S1 से लेकर के S7 स्टेज की जो सप्लाई होती है वो एक्टिव हो जाती है। और चार्जर लगाने के बाद इसकी S1 से लेकर के S7 स्टेज की जो सप्लाई होती है वो क्यों एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई फ़ोन में चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद चाहे वो बंद में चार्ज में लगाएं या फिर ऑन में चार्ज में लगाएं तो चार्जिंग का एक लोगो शो कराना पड़ता है डिस्प्ले पे। और ये लोगो तब शो होगा जब हमारी ये सारी सप्लाई एक्टिव होगी, तब ये लोगो शो होगा, क्योंकि जब तक ये सप्लाई एक्टिव नहीं होगी तब तक ये लोगो शो नहीं हो सकता है डिस्प्ले पे। तो इसको शो करने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है चार्जिंग पिन पे। तो चार्जिंग पिन में हम जैसे ही लगाएंगे कोई डेड फ़ोन में तो इसकी वोल्टेज को आप सबसे पहले चेक कर ले, जो कि हमारे VBus के नाम से आती है ये 5 वोल्टेज। और 5 वोल्टेज यहाँ से चार्जिंग पिन से आउट होने के बाद ये जाती है डायरेक्ट चार्जिंग IC में। और चार्जिंग IC में जाने के बाद ये देखिए यहाँ से आउट होती है और आउट होने के बाद जाती है कॉइल में। और कॉइल में देखिए कॉइल से जब आउट होती है तो ये हमारी VPH लाइन एक साइड हमारी पावर IC PM8953 में चली जाती है और दूसरी जो है हमारी PMI 8940 में चली जाती है। और जाने के बाद यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट करता है और ये बैटरी कनेक्टर पे देता है और हमारी फ़ोन क्या होती है, चार्ज होती है। तो जैसे ही आपके पास कोई डेड फ़ोन आए तो आप इसमें चार्ज में लगाओगे और चार्ज में लगाने के बाद इसकी VBus लाइन को चेक कर ले कि अगर यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्टेज है या नहीं है। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज है तो फिर आप इसकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं VPH लाइन में कि इसकी VPH लाइन वोल्टेज बन रही है 3.7 से लेकर 4.2 तक या नहीं बन रही है। अगर यहाँ पे बन रही है वोल्टेज, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है तो आप इस लाइन को चेक करें कि यहाँ पे बन रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं बनेगा तो भी यहाँ पे नहीं बनेगा, VPH लाइन में नहीं बनेगा जब तक ये VBus लाइन में वोल्टेज ना बने। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बन रहा है, अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो आप इस कॉइल को भी चेक कर सकते हो सकता है कि ये कॉइल ख़राब हो, एक साइड वोल्टेज बनता हो और दूसरी साइड वोल्टेज ना बनता हो। तो इस कॉइल को भी आप अच्छी तरीके से चेक कर ले कि ये वोल्टेज VPH जनरेट कर रहा है या नहीं। और जैसे ही ये वोल्टेज जनरेट होगा तो ये सारी जो है इसकी PM8953 की इनपुट सप्लाई पे क्या होगी, ये वोल्टेज चली जाएगी, जो कि हमारी 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होगी इसकी।
और ये एक्टिव होने के बाद जब इसकी इनपुट हो जाएगी PM8953 में सारी VPS लाइन, तो जब ये इनपुट हो जाएगी अच्छी तरीक़ा से, तब इसमें कौन कौन सी लाइन है जो एक्टिव होती है। तो जो सबसे पहली लाइन होती है इसमें, जो कि हमारी VREG S4 के नाम से S4 वाली जो कॉइल होगी वो हमारी एक्टिव होगी, और एक्टिव होने के बाद 2.5 वोल्टेज आउट करेगी, जो कि हम इसको PM8937 में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीक़ा से कि ये जो हमारी लाइन होती है वो हमारी हायर LDO के नाम से भी जानी जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो S4 की जो कॉइल है यहाँ से आउटपुट होने के बाद ये क्या हो रही है, पावर IC के अंदर वापस इन हो रही है। और ये S4 की जो वोल्टेज है ये क्यों बनाई जाती है, जो 2.5 वोल्टेज है, तो ये वापस पावर IC में ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब ये पावर IC में नहीं जाएगी तब तक इसकी VREG L5 1.8 वोल्टेज, जो कि LDO की इसकी वोल्टेज होती है, LDO की वोल्टेज इसकी एक्टिव कराने के लिए, जैसे में देख सकते हैं आप VREG L5 1.8 वोल्टेज, VREG L7 1.8 वोल्टेज और VREG L8 2.8 वोल्टेज। तो इसकी जो LDO की सप्लाई होती है, जो MMC और RAM की सप्लाई होती है, उसको एक्टिव कराने के लिए वापस पावर IC के अंदर ही इसको दिया जाता है। और ये सप्लाई ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक कर ले कि ये सप्लाई ओके है या नहीं है, 2.5 वोल्टेज अगर ये S4 वाली कोयल पे ओके है, तो फिर दूसरी हमारी बनती है वो हमारी S7 वाली कोयल पे बनती है, जो कि यहाँ से आउटपुट होता है पावर IC से और ये कोयल में जाती है, और कोयल से फिर आउटपुट होने के बाद ये चली जाती है हमारी CPU में, जो कि MSM 8953 CPU नंबर है इसका, और CPU में चली जाती है। और जो वोल्टेज होती है हमारी 0.91 वोल्ट, जो 1 वोल्टेज से भी कम होती है। और इसमें आप देख सकते हैं S7 वाली जो कॉइल है यहाँ पे लगे हुए, इसमें देख सकते हैं कि आप एक तो और इसके में वायर कनेक्टेड है, जो कि ये वापस पावर IC के अंदर ही जाती है। तो ये जो वायर होते हैं ये सेंसिंग के लिए काम करती है। और सेंसिंग क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.91 वोल्ट आउटपुट हो रहा है S7 वाली कॉइल से, तो पावर IC से जैसे ही आउटपुट होगा S7 वाली कॉइल से, और आउटपुट होने के बाद 0.91 वोल्ट को क्या करेगी, यहाँ से ये सेंस करेगी, पावर IC को बताएगी कि हाँ 0.91 वोल्ट इसकी ओके है। अगर मान लेते हैं कि अगर 0.91 वोल्ट देने के बजाय आउटपुट इसकी अगर 1.2 वोल्टेज चली आई है, या फिर 1.8 वोल्टेज चली आई, या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट आउटपुट कर देगी, तो क्या होगी, ये CPU हमारा क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसको ज़रूरत 1 वोल्ट से भी कम है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो क्या होगी, ये CPU हमारी डैमेज हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप 0.91 वोल्टेज जो आ रही है इसमें मिली वोल्ट, तो ये सेंसिंग का काम इसलिए दिया जाता है सेंसिंग की लाइन को, ताकि अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ सके तो इस लाइन से क्या करेगी, ये पावर IC की जो S7 की जो सप्लाई है वो डीएक्टिवेट कर देगी, और आगे हमारी सर्किट में जो CPU और भी बहुत सारे IC लगे हुए होते हैं, वो जिस भी IC में जा रही है वो IC क्या होगी, हमारी डैमेज नहीं होगी। और वैसा ही हमारी जो जस्ट उसके बाद दूसरी सप्लाई बनती है वो हमारी S2 की सप्लाई बनती है, और इसमें भी देखिए एक सेंसिंग लाइन के यूज किया गया है। और सेंसिंग लाइन को यूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे 0.86 वोल्टेज बन रहा है, और ये भी हमारी CPU की वोल्टेज होती है, जो कि MSM 8953 जो हमारी CPU नंबर है, इसको दिया जाता है CPU को एक्टिव करने के लिए। और उसके बाद जो हमारी सप्लाई बनती है वो हमारी S5 और S6 की जो सप्लाई बनती है, ये हमारे 2 कॉइल को एक में मर्ज करके बनाया गया है, ताकि, और इसको देख सकते हैं आप, इसको आप अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो आप इसको APC के नाम से देखे होंगे कि इसकी APC की सप्लाई क्या होती है, इसकी एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के बाद ये भी हमारी 0.86 मिली वोल्ट में होती है, और आउट होने के बाद ये चली जाती है हमारी MSM 8953 में, और CPU को एक्टिव कर देती है ये जाने के बाद। और जब ये CPU के अंदर ये इनपुट हो जाती है ये वोल्टेज 0.86 वोल्टेज, तो CPU क्या करती है, एक अपना फीडबैक सप्लाई भेजती है, जो कि हमारी देखिए रेड लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है, ये फीडबैक सप्लाई है S5 और S6 की। तो फीडबैक सप्लाई 0.86 इसको वापस दिया जाता है पावर IC को, क्योंकि इसमें सेंसिंग का लाइन नहीं यूज किया गया है, ताकि इसके फीडबैक के तौर पे इसको मिल सके और इसको पता चल सके पावर IC को। फिर ये रेड लाइन जो है यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल भेजती है CPU भेजती है पावर IC को, और पावर IC को बताती है कि इसकी सिग्नल सही है। अगर इसमें मान लीजिए कि ये सिग्नल 0.86 वोल्टेज अगर यहाँ ना मिला, तो ये फीडबैक यहाँ क्या होगी, S5 और S6 जो APC की सप्लाई है वो क्या होगी, पावर IC को नहीं देगी, और नहीं मिलने के कारण पावर IC समझेगी कि ये IC एक्टिव नहीं हुई है, तो इसलिए ये IC को एक्टिव कराने के लिए भेजेगी।
तो ये फीडबैक के तौर पे इसको यूज किया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा कम वोल्टेज ना आ जाए, इसीलिए। और इसमें सेंसिंग का लाइन इसीलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि इसकी फीडबैक के तौर पे इसमें दिया गया है। और जो जस्ट उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो हमारी वीरेज L5 बनती है, जो कि ये सीपीयू में भी जाता है। ये देख सकते हैं ब्लैक लाइन का जो ड्रॉ किया गया है, ये देख सकते हैं ये सीपीयू में भी जाता है, सीपीयू MSM 8953 में। और ये वही लाइन है, और वही लाइन से फिर देखिए ये जाती है हमारी रैम की सप्लाई। रैम में भी ये इनपुट होता है, और रैम में जाने के बाद ये देखिए हमारी एमएमसी में भी जाती है। जो हमारी एमएमसी को एक्टिव करवाने के लिए जो 1.8 वोल्टेज लगते हैं वो यहीं से दिया जाता है वीरेज L5 से। और कई में ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है, जैसे में टच सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, जहाँ जहाँ इसकी 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वीरेज L5 1.8 वोल्टेज यहाँ से दिया जाता है। और फिर जो इसके बाद वाली जो हमारी सप्लाई ऑन होती है, जो वीरेज 100 के नाम से होती है, जो 1.8 वोल्टेज होती है, वो एक कैपेसिटर पे होती है, जो कि हमारा क्रिस्टल होता है। उसको एक्टिव कराने के लिए एक वोल्टेज जनरेट किया जाता है जो कि 1.8 वोल्टेज होता है। तो ये सिर्फ एक कैपेसिटर पे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस कैपेसिटर के इस साइड कि 1.8 वोल्टेज है या नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक करने के बाद अगर ये 1.8 वोल्टेज ओके रहा, तब हमारी जो दूसरी सप्लाई बनेगी वो हमारी वीरेज L7 बनती है, जो 1.8 वोल्टेज होती है। और ये हमारी सीपीयू की मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई है, जो कि MSM 8953 सीपीयू में दी जाती है 1.8 वोल्टेज। और फिर जो इसके बाद वाली जो सप्लाई बनती है हमारी, जो S3 की सप्लाई बनती है या 1.2 वोल्टेज, ये हम इसको पहली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि PM8937 वाला जो बूट सीक्वेंस हम वीडियो बनाए थे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये S3 की जो सप्लाई यहाँ पे एक्टिव हो रही है, ये 3 4 5 लाइन ऑन होने के बाद ये S3 की सप्लाई एक्टिव हो रही थी। और लेकिन उसमें क्या हो रहा था, S4 बनने के बाद हमारी S3 एक्टिव हो जा रही थी। तो ये हमारा लोअर LDO है, लोअर LDO के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये एक्टिव होने के बाद देखिए एक रजिस्टर पे जाता है, और रजिस्टर से होते हुए ये जाती है हमारी CPU में एक लाइन। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक CPU में एक लाइन जा रही है, ये देख सकते हैं MSM 8953 में। और दूसरी जो है इसकी सप्लाई वो हमारी रैम की इनपुट सप्लाई दी गई है, जो कि हमारी 3 जगह पे रैम की इनपुट सप्लाई दी जाती है। और रैम में देने के बाद ये क्या होती है कि ये लाइन से, यही लाइन क्या होती है, ये जाती है फिर वापस पावर IC में, ताकि जो इसमें और भी LDO लगे हुए होते हैं उसको एक्टिव कराने के लिए ये वोल्टेज क्या होता है दिए जाते हैं इसमें। चाहे वो फिंगरप्रिंट का सेक्शन हो, चाहे वो टच सेक्शन का हो, या फिर आपका स्पीकर सेक्शन हो, ये सारे LDO को एक्टिव कराने जाते हैं। चाहे वो कैमरा सेक्शन हो, चाहे वो अदरवाइज कोई भी सेक्शन हो, तो LDO को एक्टिव कराने के लिए S3 को भी बनाया जाता है। उसके बाद भी रेफरेंस 0.6 वोल्टेज की सप्लाई हमारी ली जाती है, जो कि हमारी ये जो सप्लाई होती है, ये देखिए पावर IC से ये जा रही है डायरेक्ट CPU में, जो कि MSM 8953 है। और दूसरी जो है हमारी रैम में जा रही है। जो भी इससे पहले जो भी सप्लाई इनपुट हुई है वो सारी सप्लाई को चेक करने के लिए रेफरेंस लाइन को यूज किया जाता है, ताकि इसकी लाइन ओके है या न है ये CPU को और पावर IC को अच्छी तरीक़े से मालूम पड़ सके। और ये जब लाइन रेफरेंस की लाइन जब ओके हो जाती है, 0.6 वोल्टेज जब इनको मिल जाता है, तब इनको पता चलता है कि हाँ इसकी रेफरेंस की लाइन ओके है, और ये सारी लाइन ओके रहती है, तब ये रेफरेंस की लाइन ये भेजा जाता है। तो इसके बाद देखिए जब सारी लाइन ओके होती है तब ये भेजा जाता है। और भेजने के बाद फिर जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑन होती है, जो कि हमारी वीरेज L8 2.8 वोल्टेज जो ऑन होता है, वो हमारी सिर्फ MMC की वोल्टेज को ऑन करने के लिए किया जाता है। जो कि हमारी MMC होती है उसकी मेन वोल्टेज जो होती है 2.8 वोल्टेज, जो कि हमारी PM8953 से दी जाती है, जो कि हमारी MMC की मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई। अगर ये वोल्टेज इनको ना दिया जाए MMC को, तो ये MMC क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी। तो यह हमारी इतना तक क्या होती है, हमारी एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के बाद उसके बाद फिर हमारी जस्ट एक बेस बैंड क्लॉक की जो सप्लाई होती है वो बनती है हमारी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर BB क्लॉक 1 जो लिखा हुआ है, BB क्लॉक 1 का मतलब होता है बेस बैंड क्लॉक 1, जो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पावर IC से PM8953 से निकल करके वो दी जाती है किसको, CPU को MSM 8953 में। और ये CPU जैसे ही लेता है तो CPU को जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेसबैंड क्लॉक की, उसमें दी जाती है।
तो देने के बाद और जब इसकी सारी सप्लाई ओके रहती है, जैसे में S4, S7, S2, S5, S6 और S1 जितनी भी इसकी सप्लाई है, S3 की, ये सारी सप्लाई जो भी वीरेज की जो भी सप्लाई है, ये सारी सप्लाई जब पूरी अच्छी तरीक़ा से एक्टिव रहती है, अच्छी तरीक़ा से काम करती है, तब क्या करती है ये जो PM8953 जो ऐसी है वो क्या करती है, एक लाइन भेजती है, एक सिग्नल भेजती है CPU को कि हाँ सब ओके है। तो ये देखिए हमारी जो पावर ऑन रीसेट N के नाम से जो सिग्नल निकल रही है वो जा रही है कहाँ, MSM 8953 में CPU में जा रही है। और जाने के बाद ये जब सारी लाइन ओके रहती है तभी ये पावर ऑन रीसेट की लाइन जो है वो दी जाती है CPU को। और जैसे ही ये पावर ऑन रीसेट N का जो सिग्नल है वो जैसे ही CPU को मिलता है, CPU समझती है कि इसकी सारी पावर IC की एक एक लाइन क्या है, ओके है, तब ये आउटपुट कर रही है। और ये जैसी आउटपुट कर रही है और आउटपुट करने के बाद फिर CPU भी एक लाइन भेजती है जो कि हमारी PS होल्ड के नाम से होती है। और PS होल्ड के नाम से ये देख सकते हैं यहाँ पर PS होल्ड के नाम से दी जाती है। और देने के बाद ये हमारी PM8953 में दी जाती है। और देने के बाद इसकी बूट सीक्वेंस पूरी हो जाती है अच्छी तरीके से और हमारी पूरी अच्छी तरीके से IC काम करने लगती है। तो आप अगर एक एक लाइन को समझ के काम करेंगे, अगर एक एक लाइन को काम करेंगे और एक एक लाइन को छेड़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप ये ऐसे निकालोगे वो ऐसे निकालोगे तो काम आपका नहीं बनने वाला, आप परेशान भी होंगे झूठ का और काम भी आपका नहीं बनेगा। अगर इस तरीके से अगर एक एक लाइन का नॉलेज लेना चाहते हैं डीपली में, अगर स्कीमेटिक को समझना चाहते हैं, अगर आपकी हैंड स्किल सही है तो आप मेरे ऑनलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। नहीं तो आपका अगर हैंड स्किल सही नहीं है तो भी आप मेरी ऑफलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी आपको समझने में दिक्कत आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।